गॉन और किलुआ फाइनली हंटर एक्स हंटर में वापस आ गए हैं और अगर टोगाशी जो सेटअप कर रहा है वो सच निकला तो ये दोनों सिर्फ एक कैमियो के लिए नहीं आए, क्योंकि इस वक्त ब्लैक व्हेल शिप में जो होने वाला है वो पूरी सक्सेशन वॉर को बदल के रख सकता है। तो इस चैप्टर 414 की शुरुआत होती है बेंजामिन के कैंप से। बेंजामिन का सबसे बड़ा एडवांटेज हमेशा से उसका मिलिट्री पावर रहा है और अब लगता है कि वो फाइनली उस पावर को यूज करने वाला है। कांजी डॉल बेंजामिन का एक प्राइवेट सोल्जर, वो एक आदमी को रिपीटेडली स्टैब कर रहा होता है और उसके एक्सप्रेशन देख के यही लगता है कि उसे इसी चीज का इंतजार था कि कब मार्शल लॉ लगे और वो कब ऐसे एक्साइटेड चीज कर सके। ये बंदा मार्शल लॉ का ही वेट कर रहा था और उसे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे सिर्फ वॉयलेंस पसंद है। इस बीच राइस दो बॉडीगार्ड को नोटिस करता है 9th प्रिंस हेल्सिनबर्ग के रूम में जाते हुए, एंड ये जो राइस है वो 7th प्रिंस का बॉडीगार्ड है लूजरस। और ये बंदा जब ये इस चीज को नोटिस करके 7th प्रिंस लूजरस को बताता है तो लूजरस वही समझ जाता है कि स्पेशल मार्शल लॉ डिक्लेयर होने वाला है एंड यहाँ पर अभी कुछ ना कुछ बेंजामिन करेगा किंग बनने के लिए। सो लूजरस सिचुएशन को देख के पैनिक नहीं करता है, बल्कि वो एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लेता है कि वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है अगर मार्शल लॉ डिक्लेयर हो जाए तो कोई रेजिस्टेंस नहीं करेगा, कोई फाइट नहीं करेगा, कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं करेगा। और पहली नजर में ये कावर्डली मूव लग सकता है, लेकिन ये एक्चुअली काफी स्मार्ट मूव है, क्योंकि लूजरस को पता है जो बेंजामिन के सोल्जर्स है वो एक एक्सक्यूज ढूंढ रहे, एक मौका ढूंढ रहे ताकि वो उस मौके का फायदा उठा के उनका गेम बजा सके। लेकिन ये लूजरस वो मौका उन्हें देना नहीं चाहता एंड इसीलिए वो अपने सारे बॉडीगार्ड्स को बोल देता है कि लफड़ा नहीं लेगा। फिर वो एक और ऑर्डर देता है उसके पास जितने भी ड्रग्स बचे हैं सब डिस्ट्रॉय कर दिए जाए, क्योंकि मार्शल लॉ के बाद इन्वेस्टिगेशन मिलिट्री का कंट्रोल में होगी और अगर बेंजामिन को एविडेंस मिल गया तो लूजरस के पास डिफेंड करने का चांस भी नहीं बचेगा। मतलब लूजरस को समझ में आ गया है कि गेम अब पॉलिटिक्स का नहीं है, गेम अब सर्वाइवल का हो चुका है। लेकिन चैप्टर यही नहीं रुकता, हमें बेंजामिन के सोल्जर की साइड की एक नई एबिलिटी देखने को मिलती है। उसो ही ये बंदा भी एक बेंजामिन का सोल्जर है, बताता है कि उसकी ओरिजिनल एबिलिटी अब उतनी यूजफुल नहीं रही और इसकी वजह इनडायरेक्टली कुरापिका है। कुरापिका की नैन क्लासेस के बाद शिप पर बहुत सारे नए नैन यूजर्स आ गए और इसी वजह से उसोही को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। इस पॉइंट पे हमें एक और मजेदार की एबिलिटी देखने को मिलती है। एबिलिटी का नाम है किंग ऑफ मैन और पहले बार सुनने में ये एबिलिटी कंप्लीटली ब्रोकन लगती है। ये किसी इंसान को टेम्परेरी इनविंसिबल बना सकता है, मतलब अटैक्स लगेंगे लेकिन डैमेज नहीं होगा। लेकिन फिर हंटर एक्स हंटर वाली रियलिटी सामने आती है, क्योंकि फ्री पावर्स नाम की चीज नहीं होती है हंटर एक्स हंटर में। और जितनी देर तुम इनविंसिबल रहोगे उसका 100 गुना ज्यादा समय के लिए तुम ज़ेत्सु स्टेज में चले जाओगे और इस ज़ेत्सु स्टेज में तुम नैन एबिलिटी यूज नहीं कर सकते और ज़ेत्सु स्टेज जैसे ही खत्म होगा वैसे ही तुम्हें जितने भी डैमेज मिले थे इनविंसिबल होने के टाइम पे वो तुम्हें वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मतलब तुम इस एबिलिटी को यूज करके मर भी सकते हो, मतलब इस एबिलिटी से तुम टेम्परेरी इमॉर्टल बन सकते हो या फिर इस एबिलिटी का यूज करके तुम अपने ही गले पे डेथ सेंटेंस बांध रहे हो। और ये एबिलिटी यूज करके बेंजामिन के सोल्जर्स हेल्सिनबर्ग के रूम में एंटर मारते हैं और यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है कहीं और अभी असली बॉम्बशेल गिरने वाला बाकी है। और यहाँ पर चैप्टर का फोकस जाता है कुरापिका और क्वीन ओइटो पे और क्वीन ओइटो यहाँ पर रिवील कर देती है कि जिस बेबी को कुरापिका 14 डेज के लिए प्रोटेक्ट कर रहा था वो एक्चुअली में प्रिंस वॉबेल है ही नहीं। और ये चीज हमें पहले भी चैप्टर में रिवील हो चुकी थी, इस चैप्टर में शायद हम लोग वापस से उस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। रियल प्रिंस को वॉइड से पहले ही सीक्रेटली स्वैप कर दिया गया था और सबसे क्रेजी पार्ट ओइटो को भी नहीं पता है कि असली वॉबेल इस वक्त कहां पर है। सडनली कुरापिका का पूरा मिशन चेंज हो जाता है, क्योंकि अब उसे सिर्फ एक प्रिंस को प्रोटेक्ट नहीं करना है, उसे पहले रियल प्रिंस को ढूंढना भी है। और इस वजह से एक और प्रॉब्लम सामने आ जाती है कि बियॉन्ड नेटवर्क कर शायद इस सक्सेशन वॉर से भी ज्यादा मुसीबत साबित दे सकती है। और जो बियॉन्ड नेटवर्क कर्स है वो उसके सीक्रेट चाइल्ड से और प्रिंसेस से भी जुड़ा है और जो उसके सीक्रेट चाइल्ड से मैन या लड़की जितने भी जन है वो सारे शिप के अंदर है, लेकिन वो कौन है ये अभी भी पता नहीं है। सिर्फ कुछ ही का रिवील हो चुका है, जैसे कि पिछले चैप्टर में एक बंदे का रिवील हुआ था जो कि फर्स्ट प्रिंस बेंजामिन का ही एक सोल्जर था और ये जो बियॉन्ड का कर्स है वो सारे प्रिंसेस में भी हो सकता है। एंड लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कुरापिका को कि जो असली प्रिंस वॉबल है उसके पास कर्स है कि नहीं
ये भी नहीं पता है उसको, और जो कार्टेल में है उसके पास भी कर्ज है कि नहीं ये भी उसको पता नहीं, क्योंकि जो सीड अन सेरेमनी हुई थी वो उस टाइम पे उसने कर्ज दिया होगा, या फिर जब सारे जन शिप में आए होंगे तभी उन सारे प्रिंस को कर्ज दिया होगा। और अगर इसने सीड एंड सेरेमनी के टाइम पे कर्ज दिया होगा तो जो रियल वॉबेल है उसको भी कर्ज मिला होगा, एंड और जो अभी नकली प्रिंस वॉबेल कार्टेल में है उसे कर्ज नहीं मिला होगा। लेकिन अगर यहाँ पर बियॉन्ड ने शिप पे चढ़ने के टाइम पे सारे प्रिंसेस को कर्ज किया होगा तो असली प्रिंस वॉबेल सेव होगा, और जो नकली प्रिंस है अभी कार्टेल में वो कर्स्ड होगा। तो यहाँ पर जो बिल है वो सजेशन देता है कि हमें बियॉन्ड नेट्रो से उसके सेल जेल में जाके बात करना, नेगोशिएशन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुरापिका सीधा से रिजेक्ट कर देता है। ये बोलता है कि वो बियॉन्ड नेट्रो का कोई कठपुतली नहीं है एंड वो उसके इशारों पे नहीं नाचेगा। और ऑनेस्टली मुझे ये मोमेंट चैप्टर का सबसे अंडररेटेड मोमेंट लगता है, क्योंकि इस टाइम पे हम क्लियरली बिल को देख सकते हैं एक साइड चूज करते हुए, एंड यहाँ पर कुरापिका के पास अभी दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है बियॉन्ड नेट्रो का कर्ज को समझना, और उसका दूसरा प्रॉब्लम है कि असली प्रिंस वॉबेल को ढूंढना, जो कि वो अभी शिप में भी नहीं है, वो किसी फॉरेन लैंड में है, बाहर असली लैंड में काकेन एम्पायर के आजू बाजू कहीं पर। और अभी इसके अगले पैनल में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्योंकि इसके अगले पैनल में सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाती है कि कुरापिका ओइटो से पूछता है कि क्या उसके पास रियल वॉबेल के प्रोटेक्टर को कांटेक्ट करने का कोई तरीका है, और सरप्राइजिंगली आंसर है यस। ओइटो एक सीक्रेट कोड कम्युनिकेशन सिस्टम रिवील करती है जिसकी हेल्प से इमरजेंसी में मैसेज भेजा जा सकता है, लेकिन उससे पहले कुरापिका एक लाइन बोलता है, एक लाइन जो पूरी फैंडम को एक्साइट करने वाली है। वो कहता है मेरे कुछ दोस्त है जिन्हें मैं खुद से ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, और फिर टोगाशी वो करता है जिसका वेट सालों से फैंस कर रहे थे, वो फाइनली गॉन और कीलवा को इंट्रोड्यूस कर देता है। इस पैनल में हमें देखने मिलता है गॉन जो अपने विलेज वापस चले गया था और अब वो दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है, एंड उसके नीचे हमें दिखता है कीलवा उसकी बहन नानिका के साथ, जो कि उसके बहन के साथ अब घूम रहा है, एंड वो भी एक्सप्लोर कर रहा है, उसकी बहन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। और अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि टोगाशी कीलवा और गॉन को स्टोरी में वापस लाने वाला है कि नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि टोगाशी ने इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया है किसी रीजन के वजह से, एंड वो रीजन हमें शायद अगले चैप्टर में जरूर देखने मिलने वाला है। और अगर गॉन और किलवा स्टोरी में वापस आ रहे हैं तो आप उन्हें किस तरह से देखना चाहते हैं, किसके साथ देखना चाहते हैं, ये जरूर बताना कमेंट में। एंड आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में, एंड मिलते हैं अगले चैप्टर में।